नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज आपको सबसे पहले बता दूं, रोज की तरह की पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले बराक ओबामा की आज कायदे से क्लास लगेगी। मुसलमानों पर 26,000 बम गिराने वाले ओबामा का चैप्टर लेकर आया हूं। देश ही नहीं, दुनिया के हर मुसलमान को और हर उस व्यक्ति को जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता है उसको देखना चाहिए। देश देखेगा अमेरिका का मुसलमान वर्सेस मोदी के इंडिया का मुसलमान का चैप्टर। इसके अलावा ममता ने खेल किया, मोदी विरोधी मोर्चा 3 दिन में ही कैसे टूट गया है, आज उसका चैप्टर भी। बाद में बात होगी 2 दिन 25 राज्य, वो मुसीबत जो सब जगह पहुंचने वाली है। बरसात की शुरुआत में ही बहते इंडिया का चैप्टर है। ना बिजली ना खाना पानी, जब पहाड़ों में 200 परिवार फंस गए तो क्या हुआ, आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। और आखिर में घर घर पहुंचेगा वो हाईटेक हकीम जो सिर्फ आंख देखकर हर बीमारी बता देगा। कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई चेकअप की जरूरत नहीं, बस आंख देखकर शरीर की फुल रिपोर्ट देने वाले उस हाईटेक हकीम के बारे में आपको बताऊंगा। और आखिर में लश्कर के आतंकी को ले जाती सेना की गाड़ी को क्या मुसलमानों ने घेर लिया था, इसका सच बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन और उसके बाद पहला चैप्टर। बंगाल में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव में हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। अगर इसी तरह से खून खराबा हो रहा है तो पंचायत चुनाव को रोक देना चाहिए। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को और चीन को, दोनों को सख्त संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके तो भारत का हिस्सा है भाई, और जिस तरह से वहां के हालात हैं उसके बाद हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। पीओके में भारत से विलय की डिमांड उठने लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं। वहीं चीन पर उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर चीन की हर चाल को नाकाम किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में लूट का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। टनल में जा रही कार को बाइक के सवार रोकते हैं और गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे देते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी पर निशाना साधते हुए इस्तीफा मांगा है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। आंदोलनकारी पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई अब सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में चलती रहेगी, और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को होने वाले भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश से माफिया और अपराधियों के खात्मे के लिए योगी सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत यूपी पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन चलाएगी। पुलिस ने धर्म परिवर्तन, हत्या, अपहरण, रेप जैसे 20 केसेस की लिस्ट तैयार की है और इसके आरोपियों के खिलाफ 30 दिन के अंदर एक्शन लिया जाएगा। तेजी से पैरवी होगी और कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाएगी। सरकार की योजना है कि जघन्य अपराध के आरोपियों के खिलाफ 3 दिन में चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर सजा मिल जानी चाहिए। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा कि पीएम मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले ओबामा के चैप्टर में आज क्या क्या है। आपको बताएंगे कि जिन बराक ओबामा को मोदी विरोधियों ने पिछले कुछ दिनों से मसीहा बना लिया है, उन बराक ओबामा ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था। आज देश देखेगा अमेरिका का मुसलमान वर्सेस मोदी के इंडिया का मुसलमान का चैप्टर, जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिल रहे थे। इधर इन भाई साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया और पिछले हफ्ते मुसलमानों को लेकर भारत के खिलाफ एक बयान दिया तो सारे मोदी विरोधी उछलने लगे। उनको मजा आ गया, अरे बॉस बराक ओबामा ने देखो क्या बोल दिया, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ थी कि वहां अमेरिका में मोदी हो रहा है।
अमेरिकी सांसद से लेकर भारतीय लोग सब मोदी मोदी कर रहे हैं। इस बीच में ओबामा का एक बयान जो है वो उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा था। लेकिन किसी ने ओबामा पर कोई सवाल नहीं उठाया कि बॉस ओबामा कौन होते हैं भारत के अंदरूनी मामले में बयान देने वाले। किसी ने यह नहीं पूछा कि जो प्रवचन ओबामा भारत को दे रहे हैं उन भाई साहब का वो ज्ञान तब कहां चला गया था जब वो मुसलमानों पर हर दिन बम गिरा रहे थे। बॉस बम गिराते थे और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, एक दो नहीं, रोज कितने बम ओबामा ने गिराए आपको पता है? मैं आपको जरा लिख कर बताता हूं, आपके दिमाग में यह आंकड़ा सेट हो जाना चाहिए। रोज 72 बम गिरते थे मुसलमानों पर, रोज 72 बम। किस पर? मुसलमान पर। कहां और कौन गिराता था अभी आगे बताऊंगा, लेकिन गिराता कौन था? ये भाई साहब जो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, मोदी को लेक्चर दे रहे हैं, वो रोज 72 बम गिराते थे मुसलमानों पर। और आज आप बॉस हमको बताओगे इंडिया को कि हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है और यूएस में क्या होता है। आज पाठशाला में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ओबामा जैसे लोग जो आजकल भारत के मुसलमानों के बड़े हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने खुद अपने राज्य में मुसलमानों का कितना खून बहाया। लेकिन पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि ओबामा ने भारत के मुसलमानों को लेकर कहा क्या था, फिर जरा इनकी क्लास लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। यह भारत के हितों के विपरीत होगा। ओबामा दूसरों को तो बड़ी सीख दे रहे हैं कि मैं मोदी से मिलता तो यह बोलता। अरे बॉस, पहली बात तो कि जो आदमी मिल रहा था, जो बाइडेन जो मिल रहे थे और जो कह रहे थे कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, वो तो आप ही के पार्टी के हैं ना भाई। तो उनको बोलते हैं कि क्यों बुलाया नरेंद्र मोदी को अगर वो मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहां तो लाल कालीन बिछा रहे थे, वहां तो मोदी मोदी हो रहा था। और ओबामा दूसरों को सीख दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। लेकिन बॉस, जब वो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था, वो आपको बताता हूं। जो बराक ओबामा भारत को प्रवचन दे रहे हैं, क्योंकि प्रवचन देने में क्या है, 2 मिनट लगता है, बैठे कैमरा ऑन किया, किसी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। ये भाई साहब वही ओबामा है जिनके राष्ट्रपति रहते 2016 का डेटा क्या कहता है। जब ये भाई साहब राष्ट्रपति थे तो अमेरिका ने सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल 365 दिन में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए थे। 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराने वाला राष्ट्रपति जो रहा उस वक्त, वो बराक ओबामा बता रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए। और इसको अगर आप तोड़ दीजिए तो हर दिन 72 बम और हर घंटे 3 बम मुसलमानों पर गिराए इस भाई साहब ने। ये हमको बताएंगे, इंडिया को बताएंगे कि हमको मुसलमान भाइयों के साथ क्या करना है। जिन 7 मुस्लिम देशों पर ओबामा ने राष्ट्रपति रहते बम गिराए थे, उनमें इराक शामिल है, सीरिया शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, लीबिया, यमन और सोमालिया का नाम है। ये वो 7 मुस्लिम देश हैं जहां हर घंटे 3 बम गिरते थे इन भाई साहब के राष्ट्रपति रहते हुए। और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओबामा अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक भी मुस्लिम देशों पर की। ओबामा के राज में 8 सालों में मुस्लिम देशों पर 563 ड्रोन स्ट्राइक हुए। इसलिए बराक ओबामा को ड्रोन प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। लेकिन वो सारी बातें भूलकर ये भाई साहब आज इंडिया को बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए मुसलमानों के साथ। बॉस, तुम क्यों कर रहे थे, पहले ये तो बताओ। भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र, शांति व्यवस्था पर ज्ञान देने वाले बराक ओबामा के कार्यकाल का पूरा बैकग्राउंड जब हमने खंगाला तो हमें लगा कि जो व्यक्ति अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इतना चिंतित है, भाई जो कह रहा है उसको चिंता तो होगी ना, इतना तो कम से कम रहा होगा। उसके खुद के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए दुनिया भर के मुस्लिम बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे जब आदमी इतना चिंतित है तब।
इस्लामिक देशों से बराक ओबामा के बहुत अच्छे रिश्ते रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, लेकिन ओबामा के मामले में सब उल्टा दिखा। ओबामा अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके 2 कार्यकाल के दौरान अमेरिका युद्ध ही लड़ता रह गया। मैं आपको जरा बताता हूं, ये भाई साहब जो हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि इनकी क्लास लगानी जरूरी है, क्योंकि ये आजकल टूल किट का नया हिस्सा बने हुए हैं कि अरे ओबामा ने बोल दिया। अरे बॉस, जो मौजूदा राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र, उससे मतलब नहीं है, कोई दूसरा कह के चला गया। और ये कौन है ओबामा? ये 8 साल राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, 8 साल, यानी जनवरी 2009 से लेकर और जनवरी 2017 तक 8 साल में, इन 8 सालों में 3 युद्ध में अमेरिका घुसा रहा। 3 युद्ध में, पूरे टाइम इनके टाइम युद्ध ही चल रहा था। और कहां कहां? एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया आपका जिसकी चर्चा सब करते हैं, इराक को तो तबाही कर दिया इन लोगों ने, बर्बाद करके छोड़ दिया और कुछ वहां मिला भी नहीं। और तीसरा सीरिया। ये तीनों मुस्लिम देश हैं और तीनों को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। वहां के आम मुसलमानों की जिंदगी तहस नहस करके छोड़ दी इसी ओबामा ने और इसी अमेरिका ने। और आप हमको बताओगे कि हमको क्या करना है मुसलमानों के साथ और क्या नहीं करना है बॉस? और यहां मुसलमानों के साथ क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति भारत को प्रवचन देता है ना, तो फिर उसे यह याद दिलाना जरूरी होता है कि जब वो सत्ता में था तो उसने क्या किया। यही बात ओबामा को याद दिलाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज याद दिलाया। सुनिए वो क्या बोली, फिर आगे की बात। ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में लोगों को यह भी नहीं समझ में आता कि ओबामा जैसे व्यक्ति, मुसलमानों पर 26,000 बम गिराने वाला आदमी, वो भारत को लेक्चर दे रहा है और हमारे यहां के कुछ लोग खुश हो रहे हैं। उनको यह नहीं दिख रहा कि आप इंडिया के बारे में बोल रहे हैं और इनको जवाब देना चाहिए। वो इसी में खुश हैं कि ओबामा ने कुछ बोल दिया, अब नरेंद्र मोदी पर दाग लग गया। ओबामा जैसे लोगों को तो ऐसा जवाब देना चाहिए जो कि निर्मला सीतारमण दे रही। और ये भारत नहीं, ये पुराना भारत नहीं है बॉस, आज का भारत है जो किसी भी प्रोपेगेंडा का तुरंत जवाब देना जानता है। फिर चाहे सामने अमेरिका का राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति या फिर दुनिया में कोई भी बड़ा नेता हो। फिर आप यह भी देखिए कि भारत को उपदेश दे कौन रहा है? बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर युद्ध और हिंसा की खूनी विरासत छोड़कर गए। आप में से कुछ लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका की ही मैगजीन हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू के आर्टिकल में ओबामा को वॉर क्रिमिनल बताया जा चुका है। उनकी खुद की मैगजीन कह रही है ये आदमी वॉर क्रिमिनल है, इसने दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, दुनिया को तबाह कर दिया, और ये आदमी हमको लेक्चर देगा, इंडिया को लेक्चर देगा। सितंबर 2021 में छपे इस लेख का टाइटल था बराक ओबामा इज अ वॉर क्रिमिनल। इस आर्टिकल में बताया गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले ओबामा ने अपने कार्यकाल में दुनिया में युद्ध को ज्यादा भड़काया। आज भी खुद अमेरिका के लोग ओबामा की पोल खोल रहे हैं।
अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी हैं जॉनी मूर, वो अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के चीफ रह चुके हैं। जॉनी मूर ने ओबामा से कहा कि भारत की तो तारीफ बनती है बॉस, तुम क्या बुराई कर रहे हो, भारत की तारीफ करो, ये भारत की बुराई का वक्त ही नहीं है और भारत में बुराई जैसा कुछ है ही नहीं। सुनिए, अमेरिकी जो है वो आईना दिखा रहा है बराक ओबामा को। The former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. So I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. यानी अमेरिका में बैठा व्यक्ति ही बराक ओबामा को आईना दिखा रहा है कि भाई ये वक्त नहीं है और ये जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं है। और मैं तो दूसरी बड़ी बात पूछता हूं, आप टाइमिंग देख रहे हैं, ये भाई साहब को इतनी चिंता थी भारत के मुसलमानों की, तो उसी वक्त बोले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले इनको ध्यान नहीं आ रहा था। अच्छा, जब मैं खुद अमेरिका गया था, अभी प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए वहां गया हुआ था, मैंने वहां लोगों से बात की, धर्मगुरुओं से बात की, मुसलमानों से बात की कि बॉस तुम्हारे यहां कुछ ऐसा हो रहा है क्या जो इंडिया में नहीं होता है। पहले आपको बताता हूं कि भारत के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा पर वहां जो लोगों से मेरी बातचीत हुई उसमें वो क्या बोल रहे हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स के सेक्रेटरी ने जो कहा, मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं कि ये लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, भारत को लेकर उनकी सोच क्या है। मेरा हर धर्मों के साथ ताल्लुक है। मैं सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का, सबके साथ मेरी बात होती है। अभी सऊदी अरेबिया के शेख आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, वो जुलाई में इंडिया जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान वहां इंडिया पहुंच के कहते हैं नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा भाई है और डिप्टी कस्टोडियन टू होली मॉस्क है। हर मुस्लिम की एक क्या होती है, मक्का मदीना जाना है उनके यहाँ। वो आके ऐसी बात करें, कभी इतिहास में हुआ था ऐसी? नहीं हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी जोड़ने वाले हैं, मैं इनको बहुत बरसों से जानता हूं। अमेरिका के लोग नरेंद्र मोदी को जोड़ने वाला बता रहे हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ज्ञान चक्षु अचानक से खुल जाते हैं कि अरे भारत में तो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो मेरी बातचीत हुई इसी में एक मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। मैंने उनसे पूछा कि बॉस एक बात बताइए, आपके यहां मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ सकता है क्या? हमारे यहां तो पढ़ते हैं, हमारे तो जुमे के जुमे सड़क चेक कर नमाज पढ़ी जाती है। अगर मुसलमान खतरे में होगा तो सड़क पे नमाज पढ़ पाएगा? उसको तो हटा दिया जाएगा, हटो यहां से, क्या कर रहे हो। पढ़ता है ना नमाज हर जगह सड़क चेक कर। अमेरिका में पढ़ता है क्या, बताइए। तो भाई साहब से सीधा जवाब नहीं आया कि हाँ हम भी खुले में पढ़ते हैं हर जुमे। कहने लगे कि परमिशन लेकर नमाज पढ़ लेते हैं, किसी खास मौके पे पढ़ लेते हैं। सुनिए एक बार कि अमेरिका में क्या होता है और भारत में क्या होता है। Do you have the right to worship on road in America? Yeah, definitely. 100% You offer namaz on roads? Yeah, we offer in the park or anywhere. No, not. I'm not talking about one person, but a whole community or a whole number of people, 100, 2,000, 5,000 people. They worship on road. Yeah, they give the permission on the Eid ul Adha, Eid ul Fitr. On some certain days. Yes. But on every Friday. No, every Friday they with permission they give. Every prison they give. But you have to. But in India you don't take permission. You are free to worship where you want. So what freedom do you want? ये भारत के मुसलमानों को देखना चाहिए भाई। भारत में हर सड़क आपकी है, जहां आप चाहते हैं नमाज पढ़ते हैं। अमेरिका में नहीं चलता ये सब कि सड़क छेका और नमाज पढ़ दी, वहां परमिशन लेनी पड़ती है। ये फ्रीडम जो इंडिया में दिख रही है कि सड़क पे सड़क बैठ गए और नमाज पढ़ दी जुमे के जुमे, वो अमेरिका में नहीं है। लेकिन अमेरिका हमको लेक्चर देगा कि मुसलमानों को क्या मिलता है यहां और क्या नहीं मिलता है। अमेरिका में सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। फिर भी अमेरिका और ओबामा लेक्चर भारत को देते हैं, जबकि भारत में मुसलमानों के पास अमेरिका से ज्यादा आजादी है।
अरे भाई शाहीन बाग, 1 साल से ऊपर, 1 साल के करीब सड़क छेक कर आप बैठे रह गए, उस कानून के लिए जो आया ही नहीं था, जिसमें मुसलमानों की नागरिकता भी नहीं जानी थी। करके दिखाते हैं अमेरिका में, सड़क छेक कर बैठ जाते, जिससे रोज जाम लगे, घंटों का जाम लगे, करोड़ों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। वो करके दिखाते हैं अमेरिका में। कौन सी चीज यहां मुसलमानों को नहीं मिल रही है भाई? घर बनता है तो नहीं मिलता है क्या? सरकारी शौचालय नहीं मिल रहा है क्या? सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या? क्या नहीं मिल रहा है? अमेरिका तो वो देश है जहां नाम में खान लगा हो तो एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हो जाती है, चेकिंग कर लेते हैं, कपड़ा उतारो, जूता उतारो। आपको याद होगा कि एक्टर शाहरुख खान की 3 बार अमेरिका में एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हो चुकी है, चेकिंग हो चुकी है। पहली बार 2009 में जब शाहरुख खान को न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर रोक दिए थे, दूसरी बार 2012 में जब शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोका गया, और तीसरी बार 2016 में जब शाहरुख खान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोका गया। क्यों? क्योंकि उनके नाम में खान था। और वो देश हमको बताएगा कि हमको मुसलमानों के साथ हम क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तुम नाम में खान देखकर डर जाते हो क्योंकि तुम्हारे यहां एक 9/11 हो गया, और इंडिया में धमाके पे धमाके होने के बावजूद क्या ऐसा होता है किसी मुसलमान के साथ? इसी तरह का बर्ताव अमेरिका ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ किया था। यह 2011 की बात है, तब कलाम की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हुई थी। डॉक्टर कलाम तब फ्लाइट में बैठ चुके थे, इसके बावजूद वहां की सिक्योरिटी ने प्लेन का दरवाजा खुलवाया और कलाम के जैकेट और जूते तक उतारकर चेकिंग की, जबकि प्रोटोकॉल के तहत भारत के पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते अब्दुल कलाम को इस तरह की चेकिंग से छूट मिली हुई थी। यह देश हमको बताएगा कि हमको मुसलमानों के साथ, हमारे यहां मुसलमान कैसा है। तुम जो है नाम में शाहरुख और अब्दुल देखकर जो कांपने लगते हो, चेकिंग करने लगते हो, वो हमको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, अगर वो प्रोपेगेंडा सही होता तो इजिप्ट जैसा देश इस्लामिक देश है ना भाई। इजिप्ट गए थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, इस इजिप्ट के बारे में आपको बताऊं, इसकी आबादी कितनी है? इसकी कुल आबादी है 11 करोड़, और इस 11 करोड़ में जो मुस्लिम आबादी है वो है 9 करोड़ भाई। 11 करोड़ में से 9 करोड़ लोग जो है वहां पे मुसलमान हैं, इसी इजिप्ट में। और अब आप खुद सोचिए कि ऐसा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों देगा, जहां 9 करोड़ मुसलमान हैं। और अगर भारत में मुसलमानों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा होता तो इजिप्ट जैसा देश अपना नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहता कि मोदी जी आप ले लीजिए, लेकिन दे ना रहा है। जिस देश में 90% से ज्यादा मुसलमान है, वो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है। फिर भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमान खतरे में। सिर्फ इजिप्ट की बात नहीं है, कई और मुस्लिम देश हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। यूएई दे चुका भाई, सऊदी अरब दे चुका सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को, फिलिस्तीन दे चुका, अफगानिस्तान दे चुका, बहरीन दे चुका, मालदीव दे चुका। ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं, और अपने यहां का जो टॉप मोस्ट अवार्ड है वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बराक ओबामा बैठ के बता रहे हैं अरे यहां तो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और सिर्फ अवार्ड की बात भी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब इजिप्ट गए थे तो वो वहां की ऐतिहासिक मस्जिद में गए। ये करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद है और मुसलमानों के दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी मस्जिद है। दाऊदी बोहरा समुदाय का पीएम मोदी से पुराना कनेक्शन भी है, और वो पीएम मोदी के बड़े सपोर्टर्स के तौर पर देखे जाते हैं। और तब से वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मुसलमानों से नफरत होगी तो मस्जिद में जाएंगे। भारत में तो मुसलमानों के अंदर ही जितने समुदाय हैं, उतने समुदाय तो बड़े बड़े मुस्लिम देशों में भी नहीं मिलते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओबामा को जवाब देते हुए क्या कहा, सुनिए एक बार। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है, यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए बॉस, ये सब बातें नहीं समझिएगा तो कोई बाहर से कोई अंदर से ये हिंदू मुसलमान करता रहेगा। और चूंकि इंडिया टॉप पर जा रहा है, ये इंडिया का टाइम आ गया है। इन लोगों को इससे तकलीफ है, अपने अंदर ही भी कुछ लोगों को तकलीफ है और बाहर के लोगों को भी तकलीफ, इसलिए ये सब जहर बढ़ते हैं। और जब तक आप ये रियलाइज नहीं कीजिएगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मौके मिल रहे हैं, तब तक ये लोग आग लगाते रहेंगे। बराक ओबामा हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय लीडर हो, उसके मन में भारत के मुसलमानों की को लेकर यह छवि इसलिए भी बन रही है क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता विदेश जाकर भारत के बारे में यही कहते हैं कि भारत तो बर्बाद हो गया, वहां मुसलमान हो, सिख हो, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, वहां प्रेस की आजादी खतरे में, न्यायपालिका खतरे में, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जब विदेश में जाकर राहुल गांधी या उनके जैसे नेता भारत की ऐसी छवि बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरोध में एजेंडा चलाने वालों को तो ताकत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यही कह रही हैं कि भारत में विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उससे भारत की छवि को दुनिया में भी नुकसान पहुंच रहा है। एक बार सुनिए। राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रहे, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है, उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है। इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। देखिए, विपक्ष ये सब नैरेटिव इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से हटाना है। इसके लिए पटना में मोदी विरोधियों की बड़ी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने 3 दिन में ही कैसे खेल कर दिया और मोदी विरोधी मोर्चे की हवा निकल गई। अब जरा इसका चैप्टर देखिए। ममता बनर्जी जब 3 दिन पहले पटना आई थी तो विपक्षी एकता के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ममता बनर्जी का ही आइडिया था कि पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता मीटिंग कर लें भाई, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मैसेज चला जाएगा कि देखिए सब साथ हैं। पटना में विपक्ष की मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सारी कड़वाहट भुला दी और वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक पुरानी फिल्म थी आंखें, उसमें एक सीन था बड़ा मजेदार कि कुर्बानी देगा कौन। सदाशिव अमरापुरकर पूछते हैं तो कादर खान कहते हैं देगा कौन, देगा तू देगा कुर्बानी। तो विपक्ष का यही हाल है, क्योंकि 3 दिन में ही ममता बनर्जी ने खेल कर दिया। ममता बनर्जी बंगाल जाते ही पलट गई और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने लग गई 3 दिन के अंदर। साथ ही लेफ्ट से सबको सावधान भी करने लग गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम केंद्र में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की हरकतें रुकावट पैदा कर रही हैं। सीपीएम और कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में इस तरह के अपवित्र गठबंधन को तोड़ देंगी। मीटिंग से पहले भी ममता बनर्जी इसी तरह की बातें कर रही हैं। बंगाल में इस वक्त पंचायत चुनाव का माहौल है और ममता बनर्जी पंचायत चुनाव में खुद जाकर वोट मांग रही। उन पर हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कुछ दिन पहले उन्होंने तिल मिलाकर कह दिया था कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी मिलकर साजिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर। ममता ने कहा कि टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सबने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस से बोली कि अगर बंगाल में कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट के साथ रहेगी तो फिर वो टीएमसी से समर्थन की उम्मीद ना करे। मतलब सबकी अपनी डील है भाई। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमको समर्थन दो ऑर्डिनेंस पे, वरना भूल जाओ मुझे। ये कह रही हैं कि बंगाल मेरे लिए खाली कर दो, तुम लोग सब छोड़ दो, मैं अकेले लड़ूंगी, अकेले जीतूंगी, कोई रेस में दौड़ेगा ही नहीं, सिर्फ मैं दौड़ूंगी और बीजेपी दौड़ेगी। कांग्रेस और लेफ्ट को कह रही है हट जाओ, तो फिर साथ हूं, नहीं तो जाओ। तो सबका अपना अपना एजेंडा है।
जिस लेफ्ट और कांग्रेस को ममता बनर्जी लगातार कोस रही हैं, उसी के साथ बैठकर पटना में मोदी को हराने की कस्में खा रही थी, बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। और ये वो नेता हैं जो ये चाहते हैं कि मोदी को हराने के लिए बाकी सब विरोधी एक साथ आ जाए, लेकिन जब इनके खुद के राज्य और अपनी सियासत की बात आती तो किसी विरोधी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ममता बनर्जी यही कर रही हैं। उन्हें बंगाल में ना तो कांग्रेस चाहिए, ना उन्हें बंगाल में सीपीएम चाहिए। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर कांग्रेस और सीपीएम मजबूत हो गए, बंगाल में उनकी सियासत में सेंध लग जाएगी और बंगाल में मोदी विरोधी वोटों पर उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बार बार कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही, क्योंकि उनको टेंशन बंगाल की, बाहर तो उनको सीट आनी नहीं है, उनको पता है। और वो सोच रही है ये लोग बंगाल में भी मेरी सीट कम कर दिए तो मेरे फिर क्या ताकत रह गई। ममता बनर्जी इस बात से भी परेशान होंगी कि पटना की मीटिंग से इस तरह का मैसेज गया कि मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, और अगर समीकरण सही बैठे तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी फिर से कांग्रेस विरोध पर आ गई और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है एक तरीके से। आजकल ममता बनर्जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें चाय बनाती दिख रही है। इस वीडियो को देखकर लोग लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी पीएम के तौर पर अपनी दावेदारी इस तरह के वीडियो बनाकर पेश कर रही हैं। आप देखिए ना, दुकान में गई है, वहां चाय बना रही है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी घर का काम करती हैं, खाना पीना सब बनाती हैं, लेकिन अब दुकान में जाकर चाय बना रही है। भाई चाय वाला पीएम बन सकता है तो चाय बनाने वाली भी पीएम बन सकती हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के पीछे पड़ी हैं, तो उधर केरल में लेफ्ट सरकार की पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। पटना में विपक्ष की मीटिंग के ठीक बाद केरल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में सुधाकरण को जमानत मिल गई, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लेफ्ट की सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। तो वहां पटना में साथ साथ और यहां जो है अरेस्ट कर दिए। के सुधाकरण ने आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की। लेकिन आप सोचिए कि कैसे कैसे विरोधाभासों के बीच विपक्षी एकता की बात हो रही है कि एक तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को कोस रही हैं, उधर लेफ्ट वाले अपनी सरकार में कांग्रेस के नेता के पीछे पड़े हुए हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि 2024 में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्षी एकता पर फिलहाल तो पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन अब उस पानी की बात जो देश भर में परेशानी ला रही है। पाठशाला में अब बरसात की शुरुआत में ही बहते इंडिया का चैप्टर, आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मुसीबत है जो 2 दिन में 25 राज्यों तक पहुंचने वाली है। बिना बिजली, बिना खाना पानी, जब पहाड़ों में 200 परिवार फंस गए तो क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। देश में मॉनसून के आने के साथ मौसम अच्छा हो गया, उमस भरी गर्मी से निजात मिल रही है। लेकिन इसी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में तगड़ा नुकसान हो रहा है। लोग परेशान हैं। कुछ को अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत मिली, लेकिन कुछ के लिए यह बारिश मुसीबत बन के आई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर राज्य में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। और यह तो अभी शुरुआत है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड की वजह से हाईवे बंद हो गए, हजारों लाखों लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हो गए। आज पाठशाला में आपको बारिश और बाढ़ की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश प्रभावित हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए। यह तस्वीर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की है। तेज बारिश की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया। लेकिन आप पानी तो देख रहे हैं, पीछे जो लंबी कतार लगी है, देखिए ये नाले का पानी अब इतना तेज बह रहा है। कौन रिस्क लेगा इसमें गाड़ी लेके जाने का? गाड़ी करते हुए नीचे बह गई। तब इसी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई, क्योंकि वो नाले का पानी सड़क पर है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है नदी के इस पार लोग हैं, नदी के उस पार लोग हैं, इतना तेज बह रहा है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पीछे देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी। कुल्लू पुलिस के मुताबिक बादल फटने से अचानक पुल के ऊपर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए और हाईवे को बंद करना पड़ा। एडवाइजरी जारी की है पुलिस ने और कहा है कि कुल्लू से मंडी या मंडी से कुल्लू की यात्रा मत कीजिए भाई, अभी सेफ नहीं है। इस हाईवे पर फ्लैश फ्लड के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हजारों गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो गईं। जो टूरिस्ट पहाड़ों का आनंद लेने के लिए गए थे वो अचानक इसमें फंस गए।
घंटों फंसे रहने के बाद यहां ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हुआ। आप देखिए ना कितने लोग फंसे में, जरा देखिए ऊपर से जो शॉट है। अब वो जाएंगे कहां, क्या करेंगे? वो इधर फंसे, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, वो फंस गए वहीं पहाड़ में। हिमाचल के कुल्लू की एक और तस्वीर दिखाता हूं। कुल्लू के माहौल खंड इलाके में भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां नाले में बह गई। किस तरह से ये गाड़ियां नाले में फंसी हुई हैं, सोचिए कितनी तेज बारिश हुई होगी कि ये बहते बहते नाले में चली गई। भाई बुलडोजर लग रहा है इनको निकालने के लिए और हटाने के लिए उस जगह को साफ। ये देखिए गाड़ियां कहां, नदी में चली गई। बारिश के पानी में भारी गाड़ियां बह गई। कुल्लू के नाले बारिश की वजह से उफान पर हैं और इस तरह की तस्वीरें कुल्लू के कई इलाकों से सामने आ रही हैं जहां गाड़ियां बह बह के चली गई नाले में, नदी में। इतनी तेज बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। आपको लाइव लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाता हूं। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है जहां अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। लोगों को वहां से भागकर जान बचानी पड़ी। लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले वहां से गाड़ियों को हटा लिया गया। यह मंडी का पंडोह इलाका है और यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही कल लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है। अब फिर से लैंडस्लाइड होने की वजह से परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश फिलहाल जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस झेल रहा है, उससे सबसे ज्यादा परेशान वो टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जिस तरह से बारिश हुई है, उससे कई टूरिस्ट प्लेस पर टूरिस्ट फंस गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गई, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। मंडी कुल्लू हाईवे बंद होने से 15 किलोमीटर तक जाम लग गया है। हाईवे बंद होने से मंडी में लगभग 200 टूरिस्ट फंस गए थे। जाम में फंसे पर्यटकों को होटल में भी जगह नहीं मिली, क्योंकि भाई होटल पहले से बुक था। अब आप जाम में फंस गए तो होटल जगह कहां से निकालेगा? कमरे ऑलरेडी फुल है, सारे होटल फुल है। पर्यटकों ने गाड़ी में ही बैठकर किसी तरह गुजारा किया। 200 लोग, 200 परिवार। अब जाकर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ट्रैफिक शुरू हो पाया है, वो भी एक तरफ से। अभी भी हाईवे पूरी तरह से नहीं खुला है। कुल्लू, मनाली और मंडी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी बारिश से परेशानी बढ़ रही है। कांगड़ा के कॉलेज में बारिश का पानी घुस गया। ये टांडा मेडिकल कॉलेज है, ये देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, लग रहा है यहां स्विमिंग पूल में कॉलेज बना हुआ है। दरअसल कॉलेज स्विमिंग पूल बन गया है और इसे पिछले साल देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में शामिल किया गया था। इस मेडिकल कॉलेज में बारिश का पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ा। कई वार्ड तक बारिश का पानी पहुंच गया। बारिश की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन भी प्रभावित हुई है। वो जो शिमला में नहीं चलती है वो ट्रेन, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, पुरानी वाली ट्रेन, वो कालका से शिमला तक रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया। शिमला में इस ट्रैक पर कई जगह पानी भरा हुआ है, तो अब ट्रेन क्या चलेगी? वो देखिए किस तरह का हालत हो गई है। सड़क जाम, ट्रेन नहीं चल पा रही, होटल फुल, ये हाल हो रखा है। तो अगर आप सोच रहे कि अरे क्या मौसम है, चला जाए घूमने, बॉस घर पे बैठिए, रात में पाठशाला देखिए। ये हाल है। शिमला की एक और तस्वीर दिखाता हूं। शिमला के रिहायशी इलाकों में बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया और इस मलबे में कई गाड़ियां दब गई। अब आप देखिए छोटी सी गाड़ी है और उसमें इतना तो मलबा आके गिर गया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में कोई बैठा नहीं था। सोचिए अगर इन गाड़ियों में कोई होता तो उसका क्या हाल होता। हिमाचल प्रदेश में बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। लोगों की मौत तक हुई और उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में किसी भी नदी या नाले में कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसके बावजूद आप खुद देखिए लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको मजा आ रहा है। यह कांगड़ा की तस्वीर है जहां पहाड़ी नदी में लोग नहा रहे हैं, जबकि इसी कांगड़ा में 7 दिन पहले एक नदी में 26 टूरिस्ट फंस गए थे जिनको रेस्क्यू करना पड़ा था। इनके मजे चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी लोगों से अपील करता रहता है कि मानसून में नदी या नाले में मत जाइए भाई। उसके बाद भी लोग थोड़ी देर के मजे के लिए जान जोखिम में डालते हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आप ऐसा घुसे हुए पानी में, अभी इतनी बारिश हो रही है, सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। हादसे हो रहे हैं यहाँ, इतना पानी तो है नहीं हादसे लायक तो है, पर इतना तो मौका मिलता है कि हाँ भाई कंट्रोल कर लें। डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का?
अभी जैसे बाढ़ आ जाए तो फिर अरे सर बाढ़ आएगी तो कुछ संकेत तो आएगा बाढ़ का, एकदम तो आएगी नहीं। आपको पूछ के थोड़ी आएगी। नहीं आएगी तो सही, पर बाढ़ थोड़ा- आती है तो पता चल जाता है, वहाँ से वो पुलिस पे से चिल्लाना चालू कर देते, बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई। जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम मिलता है, उन्होंने शायद पहले देखा नहीं है कि कैसे बिल्कुल सेकंड्स में पानी बढ़ जाता है और लोग फंस जाते हैं। टाइम मिलता तो कोई फंसता? क्या लोगों को फंसने का शौक होता है कि पता चल गया कि पानी बढ़ रहा है, लेकिन कहा नहीं थोड़ा यही मजा लेते हैं? और ऐसे लोगों को मैं पुंछ से आया एक वीडियो दिखाता हूं, जिनको ये लगता है कि मानसून में पहाड़ी नाले या नदी में बाढ़ आने से पहले संकेत मिलेगा। वो ये तस्वीर देखें। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक आदमी हरनी नाला पार कर रहा था। जब वो नाले में उतरा तो पानी बहुत कम था, लेकिन देखते ही देखते नाले में जलस्तर बढ़ने लगा और पानी की स्पीड भी तेज हो गई। यह आदमी उफनते नाले में फंस गया। जिनको लग रहा है ना कि टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता बॉस, लोग फंस जाते हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। पहाड़ों पर बारिश के सीजन में कब किस नाले या नदी में जलस्तर बढ़ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए खुद अलर्ट रहिए, क्योंकि जिन पर बीत जाती है उनको समझ में उनके परिवारों को बाद में समझ में आता है। ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के पंचकुला से आई। हरियाणा के पंचकुला में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नाले और नदियां उफान पर। ऐसे माहौल में पंचकुला की खड़क मंगोली के पास एक महिला अपनी मां के साथ पूजा करने के लिए गई थी। उसने अपनी कार को नदी के पास ही पार्क किया था। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और उस महिला की कार नदी में बह गई। देखिए क्या हाल हुआ है। उस समय कार में महिला की माताजी बैठी हुई थी। गनीमत यह रही कि कार नदी में एक जगह पर जाकर अटक गई और स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से कार में सवार महिला को बाहर निकाला। मतलब शायद ऊपर वाले को लगा होगा, भगवान को लगा होगा पूजा करने आई है तो थोड़ी कृपा बरसा दी। ये हाल हुआ है भाई। देखिए गाड़ी कैसे बह गई है, क्या हुआ है वहां पर, और माता जी इसमें बैठी हुई थी। ये देखिए, कोई देख के कह सकता है कि इस गाड़ी में जो होगा वो बचा होगा, लेकिन वो बच गई। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर कार से निकाल लिया उनको रस्सी से। आप ये देखिए कि पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से कितना नुकसान हो चुका है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। अब तक 3 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई। बारिश से 27 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका। बारिश की वजह से 301 सड़कें बंद की गई। लैंडस्लाइड के खतरे वाली 350 जगहों को चिन्हित किया गया। 24 घंटे के दौरान देश में कहां कितनी बारिश हुई है इसको भी सुनिए। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है, वेरी हेवी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, असम, मेघालय, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी भारी बारिश से जल्दी निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक यानी 48 घंटे देश के 25 राज्यों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान है। तो यह हालत है। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। लगातार तेज बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ा है। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते का एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस हाईवे पर लोग गुजर रहे थे, अचानक पहाड़ से पानी का झरना फूट पड़ा। ये कोई आपको लग रहा है वहां झरना था? ये अचानक आया है। ये एक पहाड़ी नाला है जो लगातार बारिश की वजह से झरने जैसा दिख रहा है। इसका बहाव इतना तेज है, अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता है तो वो भी बह जाता है। एक बार फुल फ्रेम विजुअल दिखाइए, आवाज सुनिए इसकी। तो ये पहाड़ी नाला था, नहीं छोटा सा पानी बहता है वैसा, और अभी लग रहा है कि कितना बड़ा वाटरफॉल है। उत्तराखंड में इस तरह के कई नाले हैं जो इस समय हादसों का ब्लैक पॉइंट बने हुए।
जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई। राजस्थान में बारिश का यही हाल है भाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर और राजसमंद समेत कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रस्सी पकड़ के पार कर रहे हैं। घरों में बारिश का पानी घुस गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल भराव हो गया। यह हाल है इस वक्त देश में बारिश की वजह से। और अभी अगले 48 घंटे थोड़ा संभल के रहिएगा, लेकिन संभल कर बीमारियों से रहना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह आती है, कई बार पता ही नहीं चलता कि अंदर बीमारी है। 10 टेस्ट कराओ तब पता चलता है। लेकिन पाठशाला में अब उस नई टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो दुनिया भर की करोड़ों मेडिकल लैब्स को बंद करवा सकती है। अभी तक बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे टेस्ट करवाने पड़ते थे। लेकिन अब सिर्फ आंखों को देखकर, मात्र आंख देखकर शरीर के अंदर चल रही बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। एक पुरानी कहावत है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई आंखों को पढ़ना जानता है तो वो सामने वाले के मन के अंदर चल रही बातों को समझ सकता है। अब इस बात को विज्ञान ने एक प्रयोग से साबित कर दिया है। मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आंखों के जरिए शरीर के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारी पैदा हो रही है, ये सारी बातें पहले ही बताई जा सकती है। मतलब आंख में देखकर बता देंगे कि क्या बीमारी है। आंख में देख के एआई की मदद से आंखों के इस टेस्ट से बीमारी के अलावा मरीज की उम्र तुरंत पता चल जाएगी। वो स्मोकिंग करता है या शराब पीता है, यह भी पता चल जाएगा। आप कहेंगे ये तो मेरी आंखें देखकर मेरी बीवी भी बता देती है कि मैं शराब पी के आया हूं कि नहीं, लेकिन वो अंदाजा लगाती है। यहां पूरी टेक्नोलॉजी है जो आंख देखकर बता देगी कि शराबी है या नहीं, स्मोकिंग करते हैं या नहीं। और इसमें सबसे शानदार फीचर तो यह है कि मरीज के आने वाले दिनों में कैसी कंडीशन हो सकती है उसके बारे में भी अपडेट दे सकता है। मान लीजिए किसी हार्ट के मरीज की अभी तबीयत ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नई तकनीक से यह बताया जा सकता है कि अगले कितने दिनों में मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है, उसका दिल किस स्पीड से कमजोर हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन निकाले जा सकता है आंखों के जरिए। आजकल आप देखते नहीं है कितने लोग नाचते नाचते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ गया, वो सब पहले से पता चल जाएगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि एआई की यह तकनीक काम कैसे करेगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आंख देखकर यह बताएगी कैसे। लेकिन उससे पहले इस तकनीक को तैयार करने वाली कंपनी के बारे में बताता हूं, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो आपकी आंखों को देखकर शरीर का पूरा हाल बता देगा। गूगल से के सीईओ सुंदर पिचाई का एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो मेडिकल सेक्टर में गूगल के नए एआई फीचर के बारे में बता रहे हैं। गूगल का दावा है कि इस नए एआई सिस्टम के आने के बाद मेडिकल सेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। भाई कोई भी कहेगा, अभी आपको 10 लोग तो इस बात से परेशान रहते हैं, अरे भाई सुई भुकवाना पड़ेगा, सुई लगा रहेगा, ब्लड निकाल, मैं नहीं टेस्ट कराऊं। आंख देखकर अगर बीमारी पता चल रही है, शरीर का हाल पता चल रहा है, तो सोचिए दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में बीमारियों का पता लगाने के लिए गूगल एआई से डीप एनालाइजेशन करना होगा, जो कुछ मिनटों में बड़ी से बड़ी बीमारी के बारे में बता देगा। अभी एक बीमारी को समझने के लिए बहुत सारे महंगे मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, एक लैब से दूसरे लैब के चक्कर काटने पड़ते हैं, रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस नए टेस्ट से यह सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अब आपके मन में यह चल रहा होगा सवाल कि एआई का ये टेस्ट काम कैसे करेगा भाई, आंख देखकर कैसे बता देगा। जो एआई बेस्ड ऑटोमेटेड टूल मरीज की आंखों में रेटिना को स्कैन करेगा। आपकी जो आंख होती है उसमें जो रेटिना होता है, ये क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा, पढ़ेगा उसको एक तरीके से। पुराने जमाने में हकीम क्या करते थे, ऐसे नब्ज पढ़ते थे, ये आंख पढ़ेगा। होता क्या है, हमारी आंख के पीछे की छोटी सी बॉल जैसे आकार का रेटिना होता है, जो ब्लड वेसल से भरा हुआ होता है।
यह शरीर के ओवरऑल हेल्थ को बताता है। किसी बीमारी के दौरान हमारे रेटिना में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसे आप सामान्य तरीके से देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो रेटिना में अंदर चल रहा है। सामान्य बोलचाल में आप इसे आंखों की मसल्स कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर के दौरान आंखों का रंग कुछ लाल हो जाता है। कई बार आप नहीं कहते अरे तुम्हारा आंख लाल लग रहा है जी, बीपी बढ़ा हुआ है क्या? लीवर की बीमारियों के दौरान हल्का पीला हो जाता है। कई बार देखकर हम कहते हैं आंखें पीली लग रही हैं, चेकअप कराओ, तुमको जॉन्डिस हो गया है लग रहा है। यह तो बहुत सामान्य उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन गंभीर बीमारियों में रेटिना में बदलाव होते हैं, जिनके बारे में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने पता लगाया है। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंखों में मौजूद रेटिना को बहुत डिटेल में स्कैन करता है, फिर बीमारी की डिटेल जानकारी देता है। अच्छा, डॉक्टर इतनी देर आंख में देखेगा तो सामने वाला अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा कि क्या देख रहे हैं सर, थोड़ा उधर पीछे जाइए। लेकिन ये अगर एआई ऐप करेगा तो फिर लोगों को भी दिक्कत नहीं है, और ये आंख के जरिए घुस के पूरा सब पता लगा लेगा। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, जो आजकल आप जिम में जाते हैं तो बीएमआई चेक होता है ना कि आपके शरीर में कितना फैट है, कितना मसल मास है। अच्छा, दिल से जुड़ी बीमारियों का तुरंत पता लग जाएगा। और आजकल लोग इसी बात से टेंशन में हैं। कई लोगों को यह टेंशन रहती है कि कहीं मैं भी नाचते नाचते ना गिर जाऊं, जिम करते करते ना गिर जाऊं। इतने वीडियो वायरल हो गए, तो इस चक्कर में जो है लोग परेशान रहते हैं। तो वो भी बता देगा कि दिल कितना मजबूत है या कमजोर है। और वैसे इन बीमारियों के पता करवाने के लिए 4 से ज्यादा अलग अलग टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कमाल की बात यह है कि एआई मरीज की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट को देखकर एल्गोरिदम तैयार करता है और फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को पहले ही बता देता है। गूगल ने एआई की मदद से 2,84,000 मरीजों का डेटा स्कैन किया, जिसमें रेटिनल इमेज से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क यानी दिल की बीमारियों के खतरे की टाइमिंग तक बता दी। यानी मरीज को कब हार्ट अटैक आ सकता है और कब तक सर्जरी की जरूरत हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दे दी। दिल के गंभीर मरीजों को लेकर एआई ने अगले 24 या 48 घंटे तक की रिपोर्ट तैयार कर दी। अभी गूगल दूसरी गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी के लिए इस एआई पर काम कर रहा है। इस एआई की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल गूगल डायबिटीज के मरीजों के लिए रेटिनोपैथी को डिटेक्ट करने वाले एआई पर काम कर रहा था। अगर लंबे समय तक डायबिटीज कंट्रोल में ना रहे तो ऐसे मरीजों की आंखों के रेटिना पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है डायबिटीज की वजह से, कई बार तो दिखना तक बंद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के बारे में गूगल पहले से जानकारी देने वाले एआई पर काम कर रहा था। लेकिन इसी दौरान रेटिना में दूसरे तरह के बदलावों को देखकर कई और बीमारियों के बारे में जानकारी सामने आई और इससे नए एआई की खोज शुरू हुई। मतलब कर कुछ और रहे थे और मिल कुछ और गया। आने वाले कुछ समय में एआई तकनीक पूरे मेडिकल सेक्टर को बदलने की ताकत रखती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मेडिकल सेक्टर के लिए एआई पर काम कर रही हैं। गूगल की तरह ट्विटर वाले एलन मस्क ऐसी चिप तैयार कर रहे हैं जिसे ब्रेन में लगाकर किसी भी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यह ब्रेन में एक चिप फिट करके पता किया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पाठशाला में पहले बताया भी था। इस चिप को एलन मस्क की दूसरी कंपनी न्यूरालिंक तैयार कर रही है। यह चिप एक छोटे सिक्के के आकार का होगा, जिसे रोबोट और न्यूरोसर्जन की मदद से ब्रेन सर्जरी करके इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। अब आपको एआई तकनीक से तैयार एक रोबो नर्स से मिलवाता हूं, जिसे अमेरिका के एक अस्पताल में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसका नाम है मॉक्सी। यह मरीजों के मेडिकल सैंपल को पैथ लैब तक पहुंचाता है। एक रिसर्च के मुताबिक नर्सिंग स्टाफ का करीब 35 से 40% समय मरीजों के सैंपल लैब तक पहुंचाने में खर्च हो जाता है। बड़े अस्पतालों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस रोबोट से समय बचेगा, मरीजों की बेहतर देखभाल हो सकेगी। इस रोबोट में एक स्क्रीन लगी है जिससे मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी वो डॉक्टर को दे सकता है। इसके अलावा किस मरीज को कौन सी दवा कब देनी है यह भी बताता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह रोबोट कभी थकता नहीं है। भाई उसको बैटरी से चलना है, वो क्या थकेगा। कभी छुट्टी नहीं लेता। भाई उसके रोबोट का परिवार थोड़ी है जो छुट्टी लेकर घुमाने ले जाएगा। और 24 घंटे काम करता है।
तो ये जो बदलाव मेडिकल सेक्टर में हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा था। लेकिन अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास बची हुई है, फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि क्या लश्कर के आतंकी को ले जाती सेना की गाड़ी को मुसलमानों ने घेर लिया था। इसका सच एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है और इस वीडियो को दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम सेना की गाड़ी को रोकते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में लश्कर के आतंकी को लेकर जाती हुई सेना की गाड़ी को कुछ मुसलमानों ने रोक लिया। वीडियो में जो दावा किया जा रहा था वो बहुत गंभीर था, इसलिए हमने इसका फैक्ट चेक किया और वीडियो के सोर्स तक पहुंचे और उसके बाद पता चला कि यह वीडियो भारत का है ही नहीं। यह वीडियो बांग्लादेश का है और वो भी 2 साल पुराना। वीडियो में लोगों को बांग्ला भाषा बोलने के आधार पर इस वीडियो को भारत का बता दिया गया, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, यानी फेक है। ये वीडियो भारत का नहीं है और भारत में बंगाल में मुसलमानों ने सेना की गाड़ी को घेर लिया। ये दावा झूठा और फेक है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन